शुभ संध्या मित्रों, मैं समाजशास्त्र अध्यापक विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में हमने आपको आईएएस और पीसीएस दोनों ही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट किया हूं। और दोस्तों, जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है और जो पीसीएस में सिलेबस है, उन दोनों को समानता को लेते हुए मैं पहले चर्चा करूंगा और फिर पीसीएस एग्जाम के लिए जो एक्स्ट्रा सिलेबस बचेंगे फिर उस पर बृहद रूप से चर्चा करूंगा। उसके लिए आपको 10 से 12 क्लास एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको वैकल्पिक विषय में जब प्रारंभ किया तो समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में जो पहला टॉपिक आपका यूपीएससी ने दिया हुआ है उस पर मैंने आपसे चर्चा की। टॉपिक का नाम था यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। दोस्तों, उस टॉपिक में मैंने आप लोगों से अच्छे से चर्चा करते हुए फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक में प्रवेश किए, जहां पर उस टॉपिक का नाम था समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। हमने उस टॉपिक को भी आपसे अच्छे रूप से चर्चा किया। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक में जो आपका यूपीएससी ने दिया हुआ है एक टॉपिक था समाजशास्त्र की उपयोगिता। तो दोस्तों, समाजशास्त्र की उपयोगिता में मैंने जो आपसे चर्चा किया तो उस चर्चा के दौरान यह बताया कि समाज में जो समस्याएं विद्यमान होती हैं उन समस्याओं में केवल एक कारक मौजूद नहीं होता कि सामाजिक कारक ही मौजूद है, उसके साथ साथ आपके आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक कारक भी मौजूद होते हैं। इसी कारण यूपीएससी ने आपको एक टॉपिक दिया समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों से संबंध, जिसके आधार पर मैंने आपको फर्स्ट संबंध समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंध पर चर्चा किया। वहां पर हमने आपको बताया कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो दोस्तों, समाज जो है आपका, उसके चलने के लिए अर्थ की आवश्यकता बिल्कुल महसूस होती है। अर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो समाज को चलने के लिए अर्थ की आवश्यकता हो रही है, तो समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में एक घनिष्ठ संबंध है। हमने वहां पर आपको कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खिम के थिंकर पर भी प्रकाश बिंदु डाले कि उन्होंने आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार अपने विचारों में प्रयोग किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन दोनों में संबंध के बावजूद भी एक भिन्नता भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहा है, लेकिन समाजशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और भी क्रियाओं का अध्ययन करते हुए दिखाई देता है। इस कारण समाजशास्त्र की अवधारणा वृहद एवं व्यापक है। अब दोस्तों, मैं एक और टॉपिक ले रहा हूं आज के डेट में, और उस टॉपिक का नाम है समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में संबंध। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में संबंध पर चर्चा करेंगे। समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र। राइट दोस्तों, तो दोस्तों, समाज शास्त्र के अंतर्गत एक सभ्य समाज का अध्ययन होता है। लेकिन मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन होता है। और दोस्तों, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र इन दोनों ही विषयों में आपस में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप संबंध को आधार बनाएंगे तो किस आधार पर आप बताएंगे कि उनमें, इन दोनों विषय में बहुत घनिष्ठ संबंध है? तो उस संबंध में हम आधार बनाएंगे विषय वस्तु को, और पद्धति को।
अब जैसे समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन हो रहा है। तो व्यवस्थित विषय क्यों है? तो व्यवस्थित विषय इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है। तो समाजशास्त्र की अपनी विषय वस्तु होती है, मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है, वह संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। अब दोस्तों, इस विषय वस्तु को अध्ययन करने के लिए इसकी अपनी पद्धति भी होती है। तो पद्धति में आप लोगों ने देखा कि पद्धति में प्रयोग, पद्धति में आपका अवलोकन, पद्धति में आपका साक्षात्कार, इन सभी पहलुओं का समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोग होता दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपका मानव शास्त्र आदिम समाज का अध्ययन कर रहा है, तो उसकी विषय वस्तु क्या होगी? आदिम समाज होगी मानव शास्त्र में। और समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जगह अगर पद्धति में देखा जाए तो अवलोकन अर्थात कि ध्यान पूर्वक चीजों को देखा जाता है और साक्षात्कार दोनों का प्रयोग होता दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो अवलोकन और साक्षात्कार आप लोग देख रहे हैं, यह तथ्य को एकत्रित करने की एक पद्धति होती है। इसकी चर्चा हम यूनिट सेकंड थर्ड में आप लोगों को बृहद रूप से करेंगे, लेकिन बस यहां पे आपको समझना इतना ही है कि घनिष्ठ संबंध जो समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में आप देख रहे हैं, तो यह संबंध विषय वस्तु के आधार पर एवं पद्धति के आधार पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों, विषय वस्तु में जो आप लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभ्य समाज का अध्ययन हो रहा है और मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन हो रहा है। तो दोस्तों, मानव शास्त्र के अंतर्गत जिस आदिम समाज का अध्ययन हो रहा है, तो समाज शास्त्र आदिम समाज के अंतर्गत यह चीज देखेगा कि आज का हमारा समकालीन जो समाज है उसमें कितनी दूरियां हैं या कितना इसमें विकास हुआ है। और आदिम समाज का व्यक्ति सभ्य समाज या आधुनिक औद्योगिक समाज या समकालीन समाज का अध्ययन इसलिए करेगा क्योंकि वह उसके द्वारा उसको पता चलेगा कि आखिरकार आदिम समाज समकालीन समाज से कितना पिछड़ा हुआ था। तो दोस्तों, बस यहां पर आपको इतना समझना है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध विषय वस्तु एवं पद्धति के आधार पर देखा जा सकता है। और समाजशास्त्र की विषय वस्तु सभ्य समाज का अध्ययन, समकालीन समाज का अध्ययन, आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन। तो मानव शास्त्र का जो विषय वस्तु है वह आदिम समाज का अध्ययन करना है। और पद्धति में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जगह पद्धति में अवलोकन एवं साक्षात्कार का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों, अवलोकन दो प्रकार का होता है, एक सहभागी अवलोकन, एक असहभागी अवलोकन। तो दोस्तों, समाज शास्त्र में असहभागी अवलोकन का प्रयोग होता है, लेकिन मानव शास्त्र के अंतर्गत सहभागी अवलोकन का प्रयोग होता है। इस टॉपिक की चर्चा हम लोग सेकंड यूनिट में बृहद रूप से करेंगे। तो बस हम लोगों को यह जानना था कि यह घनिष्ठ संबंध विषय वस्तु और पद्धति के आधार पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर घनिष्ठ संबंध भी है तो इन दोनों विषय में भिन्नताएं भी मौजूद हैं, भिन्नताएं भी मौजूद है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि घनिष्ठ संबंध किस आधार पर है। तो दोस्तों, समाज शास्त्र जो है समाज शास्त्र के अंतर्गत समकालीन या हम कह दे आधुनिक या हम कह दे एक शब्दों में समकालीन या आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन होता है। आधुनिक औद्योगिक
या समकालीन समाज का अध्ययन होता है। लेकिन दोस्तों मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज अर्थात कि प्रारंभिक समाज या साधारण छोटे समाज का अध्ययन होता है। राइट, साधारण छोटे समाज का अध्ययन होता है। अब यहां पर समझिए आप लोग कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में कैसे घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो साधारण छोटा समाज या आदिम समाज है, अब इस आदिम समाज की अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं होंगी। तो जो मानव शास्त्री है वह क्या काम करेगा, आदिम समाज या जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनमें पाए जाने वाले जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करेगा। तो मानव शास्त्री ये जो आदिम समाज में या साधारण छोटे समाज में जो आदिवासी होंगे उन आदिवासी समुदाय में पाए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संस्थाओं का अध्ययन होगा। अब दोस्तों इन आदिवासी समुदाय में पाए जाने वाले जब सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन होगा तो इस अध्ययन से कुछ अवधारणाओं का विकास होगा, कुछ अवधारणा का विकास हुआ। तो उन अवधारणाओं का जो विकास हुआ उनका उपयोग समाजशास्त्र आधुनिक एवं जटिल समाज के अध्ययन में करेगा। तो दोस्तों समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो दोस्तों यह जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र है इन दोनों ही विषयों में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। जहां पर आपने देखा कि यह जो साधारण छोटा समाज है या आदिम समाज है इनमें पाए जाने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थाएं हैं उनका अध्ययन हो रहा है और उनके अध्ययन के बाद जिन अवधारणाओं का विकास हो रहा है, अब उन अवधारणाओं का जो विकास हो रहा है तो समाजशास्त्री क्या काम करेगा, जो अवधारणाओं का विकास हुआ है उनका समाज शास्त्र के अंतर्गत जो आधुनिक एवं जटिल समाज का अध्ययन हो रहा है वहां पर प्रयोग करेगा। तो दोस्तों इन दोनों ही विषयों में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। इसी कारण एक क्रोबर विद्वान थे, क्रोबर, इन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को क्या कहा, जुड़वा बहने कहा। दोनों शास्त्रों को जुड़वा बहने कहा। ठीक है, ये जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र है उन दोनों को जुड़वा बहने कहा। एक हॉवेल थे, उन्होंने विस्तृत अर्थों में समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र को बिल्कुल समान
एवं एक माना। हॉवेल। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र दोनों को बिल्कुल समान एवं एक कहा। ये दोस्तों हमने कुछ विद्वानों का जो कोटेशन था उनके आधार पर माना। तो हॉवेल ने समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को बिल्कुल समान और एक कहा, जिसके पीछे हमने लॉजिक आपको बताया है कि मानव शास्त्री आदिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन कर रहा है। अब उनके अध्ययन के द्वारा जिन अवधारणाओं का विकास हो रहा है, तो समाजशास्त्री उनका उपयोग साधारण जो आपका आधुनिक समाज बन रहा है या जो जटिल समाज बनता जा रहा है वहां पर वह प्रयोग करेगा। अब दोस्तों यहां पर यह समझ में आ गया कि समाज शास्त्र में भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जब पढ़ा रहा था कार्ल मार्क्स, मतलब कि थोड़ा बहुत समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में आपको चर्चा करते हुए दिखाई दिया कार्ल मार्क्स के विषय में, तो वहां पर हमने बताया कि जब स्तरीकरण की व्यवस्था में मैंने बताया था, जहां पर कार्ल मार्क्स हर एक प्रमुख घटना को आर्थिक क्रिया से जोड़ रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया कि आदिम समाज में जो व्यक्ति था वह बिल्कुल शिकारी था, अधिशेष का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता था। तो अधिशेष का उत्पादन नहीं होता था, व्यक्ति जितना उपभोग करता था उतना ही वह उत्पादन करता था। वह जंगल से जाता था, शिकार करता था और जो मांस लाता था वह परिवार मिल बांट कर खाते थे और वह डेली यह नित्य क्रिया करता था। अधिशेष का मतलब कि कम से कम न से तो 2-3 महीनों के लिए उत्पादन के लिए वह शेष बचाकर नहीं रखता था कि मान लीजिए कोई आपात की स्थिति पड़ गई तो हम 10 दिन का एक स्टॉक रख लिए और आराम से 10 दिन तक हमें किसी भी प्रकार का उत्पादन करने के लिए बाहर न जाना पड़े। तो कार्ल मार्क्स भी क्या कर रहे हैं? आदिम समाज का अध्ययन कर रहे हैं समाजशास्त्र को समझाने के लिए। कार्ल मार्क्स जो आधुनिक औद्योगिक समाज था उसमें जो 2 वर्ग उत्पन्न हुए, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, उस पद्धति को समझाने के लिए उन्होंने आदिम समाज का सहारा लिया। तो वहां पर उन्होंने बताया कि आदिम समाज कैसा था। फिर उसके बाद कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का जब विकास हुआ तो वहां पर उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से बताया कि अब धीरे धीरे व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करने में सक्षम हो गया। अब 500 अगर व्यक्ति एक समाज में रह रहे हैं तो 100 व्यक्ति उन 500 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। तो जो बचे 400 लोग हैं वो क्या करेंगे? दूसरे आर्थिक क्रिया से जुड़ेंगे। अब वो दोनों जो बचे लोग थे वो दूसरे आर्थिक क्रिया से जुड़ गए। अब उस आर्थिक क्रिया से जुड़ने के दौरान आप ही अपने मन मस्तिष्क में सोचिए कि उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो संपत्ति का संचय ज्यादा कर लिए और उसमें काफी लोग ऐसे थे जो कुछ भी नहीं संचय कर पाए। तो
एक पूंजीपति वर्ग और एक दूसरा श्रमिक वर्ग उत्पन्न होता दिखाई देता है। तो दोस्तों यहां पर आपको सिर्फ यह समझाने का उद्देश्य था कि कार्ल मार्क्स भी अपने अध्ययन के दौरान आदिम समाज का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों समाजशास्त्र में भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। अब तक यह अध्ययन मुख्यतः यह जो अध्ययन है यह अध्ययन मुख्यतः तुलना के उद्देश्य से होता है। यह अध्ययन मुख्यतः तुलना के उद्देश्य से, अब यहां पर आपको समझने की ज्यादा आवश्यकता है, उद्देश्य से किया जाता है। अब यहां से आपको थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों आदिम समाज का एक प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उठा होगा कि आदिम समाज का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्र क्यों करता है। आपके मन में एक प्रश्न उठा कि आदिम समाज का अध्ययन समाजशास्त्र क्यों। देखिए दोस्तों कभी भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से उस समस्या का उत्तर आपको आसानी से मिल जाता है। जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह को आप अपने विषय वस्तु के अध्ययन के दौरान भी प्रयोग करिए और अपने जीवन के क्षेत्र में भी प्रयोग करिए, तो आपको साधारणतः उस जटिल समस्या का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आदिम समाज का अध्ययन समाजशास्त्र क्यों करता है। तो दोस्तों वह इसलिए करता है ताकि समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है वह यह बता सके। तो क्यों करता है। तो दोस्तों वह इसलिए करता है ताकि यह बता सके कि समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है। मतलब कि एक आदिम समाज और एक आपका समकालीन समाज और ये आपका समाजशास्त्र। तो दोस्तों समाजशास्त्र आदिम समाज का अध्ययन इसलिए कर रहा है ताकि यह बता सके कि जो वर्तमान में समाज है, जो समकालीन समाज है, उसमें विकास का जो स्तर है वह क्या है। मतलब कि दोस्तों कि एक आपका मान लो कि ये आपका आदिम समाज है, ये आपका आदिम समाज है और ये आपका आधुनिक समाज है, मॉडर्न। अब मान लो कि आदिम समाज में लोग अधिशेष का उत्पादन नहीं करते थे, अधिशेष का उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन समकालीन समाज में अधिशेष का उत्पादन होता है। अधिशेष का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों का स्टॉक
बना के रखना, उसी को कहते हैं अधिशेष। तो आदिम समाज में व्यक्ति जितना उपभोग करता था उतना ही वह जाता था उत्पादन कर लेता था, वह डेली उसकी नित्य क्रिया थी। लेकिन आज आधुनिक में आप कई फैक्ट्री में भी जाएंगे, अब मान लो कि आपको डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता होगी, आप गए फैक्ट्री में, आपको तुरंत डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा क्योंकि वहां पर स्टॉक पूरा बना हुआ है। तो मतलब कि अब यहां पर आपको पता चल गया कि आदिम समाज और आधुनिक समाज में विकास का स्तर क्या है, मतलब कि हम आदिम समाज से कितना आगे हैं। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। तो मतलब कि आदिम समाज का अध्ययन समाजशास्त्र इसलिए कर रहा है ताकि समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है यह पता चल सके। तो दोस्तों अब एक प्रश्न और बनेगा, एक प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में और बनेगा कि समकालीन समाज का अध्ययन मानव शास्त्र क्यों करता है? समकालीन समाज का अध्ययन मानव शास्त्र क्यों करता है? यह बनेगा प्रश्न कि भाई समकालीन समाज का अध्ययन मानव शास्त्र क्यों कर रहा है? तो दोस्तों वह इसलिए करता है ताकि आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन कर सके। आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन कर सके। तो दोस्तों कभी भी आप जैसे मान लीजिए कि आप एक परिवार में रह रहे हैं, अब उस परिवार में आप मान लो कि पिछड़ गए, तो आप क्यों पिछड़े? तो उस पिछड़ेपन के कारण को जानने के लिए आप अपने पिछले जो प्रारंभिक स्तर था वहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि मैं इस कारण पिछड़ा। तो दोस्तों समकालीन समाज का अध्ययन मानव शास्त्र इसलिए कर रहा है, मानव शास्त्र किसका अध्ययन कर रहा है? आधुनिक जो औद्योगिक समाज है। तो मानव शास्त्री इसलिए कर रहा है ताकि मुझे पता चल सके कि जो हमारा प्रारंभिक समाज था वह किन कारणों से पिछड़ा। तो आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन करने के लिए जो आपका मानव शास्त्री है वह समकालीन समाज का अध्ययन करता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको यह बताया था कि समाजशास्त्र में भी आदिम समाज का अध्ययन होता है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में। अगर समाजशास्त्र में आदिम समाज का अध्ययन हो रहा है तो मानव शास्त्र में समकालीन समाज का भी अध्ययन हो रहा है। यह चीज मैंने आपको बता भी दिया। तो दोस्तों यह अध्ययन हम मुख्यतः किसके उद्देश्य से किए? तुलना के उद्देश्य किए। हमने तुलना कर लिया। अब तुलना में क्या किया कि आदिम समाज का अध्ययन समाजशास्त्र क्यों कर रहा है? तो पता चला कि समकालीन समाज में विकास का स्तर क्या है उसको जानने के लिए। लेकिन समकालीन समाज का अध्ययन मानव शास्त्र क्यों कर रहा है? तो आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ स्पष्ट हुआ कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध मौजूद है। अब दोस्तों हम सामान्य रूप से मानव शास्त्र को 3 भागों में बांटा जाएगा। मानव शास्त्र को 3 भागों में बांटते हैं।
एक दोस्तों आपका प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, एक आपका भौतिक मानव शास्त्र, और एक आपका है सामाजिक मानव शास्त्र। ठीक है, तो मानव शास्त्र को हम 3 भागों में बांट लिए। अब इन तीनों के आधार पर हम देखते हैं कि तीनों में समाज शास्त्र से क्या संबंध देखने को मिलते हैं। इन तीनों को एक एक आधार पर देखा जाएगा कि आखिरकार इन तीनों में समाज शास्त्र में क्या घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भौतिक मानव शास्त्र, तो दोस्तों भौतिक मानव शास्त्र जो है समाज शास्त्र की तुलना में देखा जाए तो यह भौतिक मानव शास्त्र का प्रयोग जो है जीव विज्ञान से ज्यादा संबंधित है। जीव विज्ञान से ज्यादा संबंधित है। भौतिक मानव शास्त्र जीव विज्ञान से ज्यादा संबंधित है समाज शास्त्र की अगर तुलना में देखा जाए तो जीव विज्ञान में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। यह जो है मनुष्य के उद्विकास से संबंधित है। भौतिक मानव शास्त्र में जो है यह मनुष्य के उद्विकास से संबंधित है। तो दोस्तों उद्विकास क्या है? किसी को पता है तो वो कमेंट करे कि आखिरकार उद्विकास क्या होता है। तो अगर उद्विकास देखा जाए तो जो प्रारंभिक एवं आदिम जीव हैं उनमें लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान क्रमिक रूप से कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जो आदिम समाज और प्रारंभिक समाज है तो उन जीवों में लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान क्रमिक रूप से कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि प्रारंभिक प्रजाति से अलग एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। तो यह आपका उद्विकास कहलाता है। तो यह भौतिक मानव शास्त्र जो है यह मनुष्य के उद्विकास से संबंधित है। और दोस्तों भौतिक मानव शास्त्र जो है समाज शास्त्र की तुलना में जीव विज्ञान से ज्यादा संबंधित है। और यह दोस्तों प्रजाति एवं शारीरिक संरचना का भी अध्ययन करता है। प्रजाति एवं शारीरिक संरचना का भी अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका अगर समाजशास्त्र से संबंध देखा जाए तो इसका समाजशास्त्र से संबंध जो है नगण्य है। राइट? क्योंकि भौतिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की तुलना में जीव विज्ञान से ज्यादा इसका संबंध है
और यह मानव के उद्विकास से संबंधित है। हमने आपको उद्विकास भी बताया क्या है, और यह प्रजाति एवं शारीरिक संरचना का भी अध्ययन करता है, लेकिन इसका समाजशास्त्र से संबंध बहुत नगण्य मात्रा में मौजूद है, भौतिक मानव शास्त्र का। लेकिन दोस्तों एक दूसरा आता है प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र। प्रागैतिहासिक काल आप लोग जानते होंगे, जहां पर मानव थे लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। तो यह दोस्तों प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र का मतलब क्या हुआ कि जो प्रागैतिहासिक युग में संस्कृतियां थी, सभ्यताएं थी, कलाएं थी, उनका अध्ययन। तो इस काल में सभ्यताएं, संस्कृतियां एवं कला के अध्ययन से संबंधित है। राइट। तो अब इससे समाजशास्त्र क्या सीखेगा? तो समाजशास्त्र भी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति आदि का क्या करेगा? स्टडी करेगा, और उसके आधार पर वर्तमान सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करेगा। तो मतलब कि वर्तमान सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करने के लिए समाजशास्त्र को प्राचीन काल में कैसी सभ्यताएं थी, कैसी संस्कृतियां थी एवं कैसे कला थे, उनका अध्ययन करना पड़ता है, ताकि दोस्तों वर्तमान सामाजिक ढांचे का अध्ययन कर सके। तो वर्तमान सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करने के लिए समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राचीन समय की सभ्यताएं, संस्कृति एवं आदि का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र से घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक आपका लास्ट जो है सामाजिक मानव शास्त्र। शब्द से ही पता चल रहा है कि समाजशास्त्र से यह सबसे ज्यादा निकट है। तो समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, आप लोगों ने दो शब्द देखा ही। मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन और समाज शास्त्र के अंतर्गत सभ्य समाज का अध्ययन। तो यह जो शब्द है सामाजिक मानव शास्त्र है। तो इस कारण यह जो सामाजिक मानव शास्त्र है यह समाज शास्त्र से अत्यधिक निकट दिखाई देगा। तो सामाजिक मानव शास्त्र वास्तव में आदिम सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य के समाज व संस्कृति का अध्ययन करता है। अर्थात कि जो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आप क्या देखेंगे कि जो आदिम मतलब कि प्रारंभिक सामाजिक परिस्थिति में मनुष्य के समाज व संस्कृति कैसी थी, उनका अध्ययन हम सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अर्थात कि दोस्तों इस शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन होगा।
राइट। तो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत, थोड़ा बैटरी शायद डिस्चार्ज हो रहा है, तो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन होता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, सामाजिक मानव शास्त्र वास्तव में आदिम सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य के समाज व संस्कृति का अध्ययन कर रहा है कि मानव, उस वक्त के मानव के समाज व संस्कृति कैसी थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिम समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत होता है। तो दूसरी ओर आपका समाजशास्त्र क्या कर रहा है, सभ्य समाजों के सामाजिक जीवन का अध्ययन कर रहा है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत भी क्या हो रहा है, सभ्य समाज के सामाजिक जीवन का अध्ययन होता है। अब दोस्तों एक और आदिम समाज के सामाजिक जीवन का अध्ययन हो रहा है और मानव शास्त्र के अंतर्गत, वो भी सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत, और दूसरी ओर समाज शास्त्र में भी सभ्य समाज के सामाजिक जीवन का अध्ययन हो रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि ये जो आदिम समाज थी इसमें विकास का स्तर कैसा था और सभ्य समाज में विकास का स्तर क्या है, और फिर दोनों के सामाजिक जीवन के अध्ययन का एक तुलना होगा। तो मतलब समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं। समाज शास्त्र मानव शास्त्र की सहायता कर रहा है, मानव शास्त्र समाज शास्त्र की सहायता कर रहा है। और मैंने आपको बताया भी कि किस अंदाज में यह दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो पता चला कि आदिम समाज का अध्ययन समाज शास्त्र इसलिए कर रहा है ताकि विकास के स्तर का मूल्यांकन कर सके, और मानव शास्त्री समकालीन समाज का इसलिए अध्ययन कर रहा है ताकि आदिम समाज के पिछड़ेपन का मूल्यांकन कर सके। तो मतलब कि दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों दोनों में घनिष्ठ संबंध के बावजूद भी एक दूसरे में मौलिक भेद भी देखने को मिलते हैं। समाजशास्त्र और एक और मानव शास्त्र, इन दोनों में मौलिक भेद भी होते हैं। तो दोस्तों समाजशास्त्र के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन हो रहा है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन हो रहा है, तो समकालीन समाज, या हम कह लें आधुनिक औद्योगिक समाज का। लेकिन मानव शास्त्र के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन हो रहा है, आदिम समाज का, या कह लें साधारण छोटे समाज का। तो दोस्तों इन दोनों में आपने अंतर देखा कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है। अगर द्वितीय आधार पर देखें तो दृष्टिकोण के आधार पर हम देख सकते हैं। तो दृष्टिकोण के आधार पर हम देखेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस आधार पर करेगा, सामाजिक दृष्टिकोण पर करेगा। लेकिन मानव शास्त्र का दृष्टिकोण क्या होगा, कल्चर होगा, संस्कृति होगी।
तो समाज शास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर करेगा। लेकिन मानव शास्त्री जो अध्ययन करेगा उसका दृष्टिकोण संस्कृति होगी। ठीक है। तो दूसरा अंतर हमने किस आधार पर जाना? दृष्टिकोण के आधार पर जाना। पहला अंतर, समाजशास्त्र के अंतर्गत समकालीन समाज या आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन हो रहा है। मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज या साधारण छोटे समाज का अध्ययन हो रहा है। अगर दूसरे अंतर पे जाए तो दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण पर करेगा, लेकिन मानव शास्त्र का दृष्टिकोण जो होगा वो संस्कृति होगा। दोस्तों, समाज शास्त्र समाज का पूर्ण अध्ययन करेगा, लेकिन मानव शास्त्र विशेषतः मानवीय उद्विकास एवं संस्कृति का अध्ययन करेगा। तो समाज शास्त्र समाज का पूर्ण अध्ययन करेगा। यह एक इंडिविजुअल नहीं, यह समाज का पूर्ण स्टडी से संबंधित है। समाज शास्त्र के अंतर्गत पूरे संपूर्ण मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन होगा, लेकिन जो मानव शास्त्र है विशेषतः मानवीय उद्विकास एवं संस्कृति के अध्ययन से संबंध है। मानवीय उद्विकास एवं संस्कृति से मानव शास्त्र का संबंध है। अब दोस्तों, कई मानव शास्त्रियों का अध्ययन समाज शास्त्र में भी होता रहा। कई मानव शास्त्रियों को आप देखेंगे समाज शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन होता रहा। हम आपको आगे चलकर तमाम टॉपिक में दिखाएंगे कि मानव शास्त्रियों का अध्ययन कैसे समाज शास्त्र के अंतर्गत होता रहा है। और दोस्तों, दोनों ही विषयों में अवलोकन एवं साक्षात्कार जैसी पद्धति का प्रयोग होता रहा है। आप चाहे समाज शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे और मानव शास्त्र के अंतर्गत, दोनों ही विषयों में आपको समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र इन दोनों में ही अवलोकन एवं साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग होता है। ये दोस्तों तथ्य संग्रहण की विधियां हैं और इसको मैं आपको सेकेंड यूनिट में डिटेल में चर्चा होगी, बहुत अच्छे से होगी। थोड़ा सा धैर्यता रखना, वरना मैं हर एक शब्द को क्लियर करता चल रहा हूं, लेकिन ये जो है टॉपिक अगर चर्चा करूंगा तो ये विषय जो है लेंदी हो जाएगी और आपके आंसर राइटिंग में समस्या उत्पन्न करेगी। तो इस कारण ज्यादा लेंदी ना होने दे। तो बस इतना जानिए कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जगह अवलोकन एवं साक्षात्कार जैसी पद्धति का प्रयोग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मानव शास्त्र में
आपको सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन का प्रयोग होता है, लेकिन समाज शास्त्र में असहभागी अवलोकन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहां पर भी आप भेद देख लिए कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में भेद कैसा है। और दोस्तों समाजशास्त्र में प्रश्नावली पद्धति अत्यधिक प्रचलित है। समाजशास्त्र में प्रश्नावली पद्धति, यह भी टॉपिक आपको बताएंगे, प्रश्नावली पद्धति, क्योंकि दोस्तों ये तथ्य संग्रहण की विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, ये सब चीजों की बहुत डिटेल में चर्चा हो गई। तो समाजशास्त्र में प्रश्नावली पद्धति का ज्यादा प्रयोग है, लेकिन मानव शास्त्र में इस प्रश्नावली पद्धति का कोई भी प्रयोग नहीं है। प्रश्नावली पद्धति का यहां प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों अब आप लोगों ने समझ लिया कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में किस प्रकार का घनिष्ठ संबंध है। तो हम लोगों ने जान लिया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी हम आज आधुनिक समाज का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस आधुनिक समाज के अध्ययन के लिए हमें आदिम समाज का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन घनिष्ठ संबंध के बावजूद भी इन दोनों में मूलभूत भेद मौजूद है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर से अच्छे तरीके से वीडियोस देख लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्या पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं, और मुझे पूरा आप रिप्लाई करना, ताकि हमको भी पता चले कि क्या आपको कहीं पर समस्या आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने अगले वीडियोस में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, लेकिन आप लोग उत्तर लेखन इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है उसको कर लीजिएगा, अन्यथा मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो अब उत्तर लेखन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए। इनसे संबंधित जो भी नोट्स होगा आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है आपको यहां पर लिखने की, बस आप टॉपिक को समझिए, बाकी प्रिंटेड नोट्स आपके पास मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा अगर प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए, 91 98 120 630 पर। और दूसरी चीज, जिन विद्यार्थियों को अगर एडमिशन लेना है तो वो 8004 2005 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।